हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में ही हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 1 रुपए का जो ऊपर का नोट होता है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूमि विकास बैंक का पुराना नाम क्या है, तो बंधक बैंक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर होता है। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादनों पर, बी ऑप्शन है सोने के आभूषणों पर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है। तो सोने के आभूषणों पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी मिल उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीनी मिल उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी का, सी ऑप्शन है सतलज नदी का, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यंग इटली का स्थापना किसने किया। तो मेजनी ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रिन, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो एड्रिन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है वार एंड पीस को, बी ऑप्शन है दास कैपिटल को, सी ऑप्शन है स्पार्क को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। ए ऑप्शन है 2 स्तरीय, बी ऑप्शन है 3 स्तरीय, सी ऑप्शन है 4 स्तरीय, डी ऑप्शन है 5 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। तो ये 3 स्तरीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है मुंबई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1888 में, बी ऑप्शन है 1889 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खूनी रविवार कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्लास में काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है 5 kg, बी ऑप्शन है 7 kg, सी ऑप्शन है 10 kg, डी ऑप्शन है 8 kg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग होता है। तो 10 kg मैग्नीज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैग्नीज किस राज्य में अधिक होता है। तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1985 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो 1975 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नरेगा बनाई गई है। ए ऑप्शन है शहरी क्षेत्र के लिए, बी ऑप्शन है महानगरों के लिए, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के
लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा बनाई गई है, तो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए? ए ऑप्शन है चंपारण में, बी ऑप्शन है खेड़ा में, सी ऑप्शन है अहमदाबाद में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए? तो चंपारण में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और चंपारण किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? ए ऑप्शन है चाय का, बी ऑप्शन है गन्ना का, सी ऑप्शन है कहवा का, डी ऑप्शन है तंबाकू का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो कहवा का उत्तम किस्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और गन्ना किस राज्य में अधिक होता है? तो गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को, सी ऑप्शन है 15 फरवरी 1950 को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है? तो जो अमेरिका है ये विकसित देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपना देश भारत ये विकासशील देश है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नवीन आर्थिक नीति का अंग है? ए ऑप्शन है उदारीकरण, बी ऑप्शन है निजीकरण, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है राजाओं ने, सी ऑप्शन है नेताओं ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी? ए ऑप्शन है हरिजन ने, बी ऑप्शन है बंगाल गजट ने, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका ने, डी ऑप्शन है भारत मित्र ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है? ए ऑप्शन है रुपया, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है
पौंड, डी ऑप्शन है रूबेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप के नाम से, बी ऑप्शन है चक्रवात के नाम से, सी ऑप्शन है सुनामी के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी के उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। ए ऑप्शन है पुनपुन नदी का, बी ऑप्शन है कोसी नदी का, सी ऑप्शन है सोन नदी का, डी ऑप्शन है गंडक नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है, तो सोन नदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है चौकोर, डी ऑप्शन है आयताकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सी ऑप्शन है यमुना नदी, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ए ऑप्शन है गोपालगंज, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है शिवहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। ए ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, तो कश्मीर और उत्तराखंड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ए ऑप्शन है नेपाल की, बी ऑप्शन है भूटान की, सी ऑप्शन है बांग्लादेश की, डी ऑप्शन है चीन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 38। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है मेजनी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ था। ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, बी ऑप्शन है फ्रांस और वियतनाम के बीच, सी ऑप्शन है चीन और लाओस के बीच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ था,
तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1855 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम ने, बी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी ने, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो ए.ओ. ह्यूम ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक्स एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए ऑप्शन है 1922 में, बी ऑप्शन है 1924 में, सी ऑप्शन है 1927 में, डी ऑप्शन है 1928 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो 1928 में आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। ए ऑप्शन है राजगीर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है पावापुरी, डी ऑप्शन है नालंदा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है योजना मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि हिंद छिन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक वर्ग, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है पुर्तगाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, सी ऑप्शन है कोलंबस ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। तो कोलंबस ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज कितनी स्तरीय है। ए ऑप्शन है 2 स्तरीय, बी ऑप्शन है 4 स्तरीय, सी ऑप्शन है 5 स्तरीय, डी ऑप्शन है 3 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज कितनी स्तरीय है। तो 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था, तो इंग्लैंड में चला था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया से, बी ऑप्शन है हड़प्पा से, सी ऑप्शन है पुनर्जागरण से, डी ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहां बसे थे। ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहां बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इंग्लैंड का पास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था। ए ऑप्शन है चीन से, बी ऑप्शन है भारत से, सी ऑप्शन है फ्रांस से, डी ऑप्शन है स्पेन से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।